आज हमारे बीच उपस्थित हैं मेजर राकेश शर्मा शौर्य चक्र, जिन्होंने कारगिल व उसके उपरांत अपनी सर्विस के दौरान असंख्य दुश्मनों को ध्वस्त किया, जो किसी भी प्रकार के तारुफ के मोहताज नहीं है। इन दिनों मेजर राकेश सोशल सर्विसेज में व्यस्त हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है सर, सेना के उपरांत, रिटायरमेंट के उपरांत आपने जो कार्य किए, उनके बीच में आपने क्या अंतर महसूस किया? सर्वप्रथम आप सबको जय हिंद, मेरा नमस्कार। और विशाल जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज ये मौका दिया कि हम अपने देशवासियों के सम्मुख अपने विचार प्रकट कर सकें। देखिए, जो सैन्य जीवन है वो एक तप का जीवन है, और एक सैनिक जब वर्दी पहनता है तो एक कहावत है कि कर्म ही धर्म, तो सैनिक के लिए फिर कर्म ही धर्म हो जाता है। और क्योंकि हमारा देश लगभग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में एक सैनिक की जिंदगी और उसके जीने के तरीके में बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि सैनिक को सिर्फ अपनी ही रक्षा नहीं करनी है, बल्कि सैनिक को पूरे देश की रक्षा करनी है। तो उस हिसाब से सैनिक, अगर हम ये कहें कि पूरा देश एक शरीर है, तो सैनिक उस शरीर की रीढ़ की हड्डी बन जाती है। बहुत अच्छी बात की है सर आपने। और वो ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि हम जानते हैं कि अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो उसके बाद हमारा शरीर लगभग पैरालाइज्ड हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। तो उसी प्रकार जो है हमारे देश में एक सैनिक और सेना का जो महत्व है वो इतना बड़ा है कि अगर वो डगमगा जाए तो सारे देश की, आप उसको अर्थव्यवस्था कह लें, उसको ढांचा कह लें, उसको सिस्टम कह लें, वो डगमगा जाएगा, वो चरमरा जाएगा। तो वो एक सैन्य जीवन की मैं ब्रॉड ढंग से आपको परिभाषा दे रहा हूँ। जब हम सैन्य जीवन से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि समुद्र बहुत बड़ा है, और उस समुद्र में कहीं गहराई है, कहीं जो है पानी की वेव्स हैं, कहीं पानी स्थिर है। तो ऐसा ही हमारा समाज है, विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है। पर अच्छी बात यह है कि जब हम समाज में आते हैं और बड़े समुद्र में जब हम आ जाते हैं एक सैन्य जीवन से बाहर आके, तो हम उन चैलेंजेस को, उन इश्यूज को फेस करते हैं, उनको हम समझते हैं, और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर जो है उन चैलेंजेस का, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन धीरे धीरे निकाला जाए, ताकि ना हम सिर्फ अपने समाज को सपोर्ट दे सकें, बल्कि हम अपने जो सैनिक हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको भी हम सपोर्ट दे सकें। क्योंकि आप इस चीज को समझेंगे कि एक डिफेंस फोर्स या सैनिक और हमारा समाज, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना डिफेंस फोर्सेस के हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, और बिना समाज के सपोर्ट के हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका जो मोटिवेशन है, उनका मोरल है, वो बिल्कुल हमारे जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, वो हमारे डिफेंस फोर्सेस को कितना अच्छे से समझते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर हमारे सैनिक का या हमारे डिफेंस फोर्सेस का मोटिवेशन, मोरल बहुत डिपेंड करता है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, और दोनों जगह से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
तो सर जैसा अभी हमने पिछले साल हमने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट देखा कि गलवान में चाइना के जो सैनिक थे वो हमारी टेरिटरी में घुसे, उन्होंने हम पर हमला किया, हमने जवाबी कार्रवाई की। इस घटना में दौरान हमारे काफ़ी सारे जवान शहीद हुए, हमारे कर्नल वो भी शहीद हो गए। तो जो चीन जो घुसपैठ कर रहा है या करता आ रहा है, और पिछले एक साल में जो चीन के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, जिस हमारी जवाबी कार्रवाई का जो प्रभाव पड़ा है, तो उससे चीन का जो रवैया है उससे मतलब हम क्या एनालिसिस करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह की स्थितियों का सामना करेंगे, हमारी जो सेनाएं हैं वो किस स्तर पर इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। चाइना के बारे में हम लोगों की जानकारी सचमुच में बहुत कम है, क्योंकि एक तो उनका जो गवर्नेंस या पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसा है कि जिसमें भेद पाना है, जिसके बारे में जानकारी लेना इतना आसान नहीं है। दूसरा ये है कि वैसे भी हम हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान की बात कहूँगा, अपने देश की बताऊँगा कि हमारा झुकाव ज़्यादातर जो है 47 के बाद और अभी तक पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहा, चाइना की तरफ हमने कम देखा बहुत, जो कि मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि 1962 में जो हुआ हमें उससे सीख लेनी चाहिए थी। पर मुझे लगता है कि शायद, और मैं इस बात को चाइना को लेकर मैं पहले भी लिखता रहा हूँ काफ़ी जगह, कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के समाज को और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम को और हिंदुस्तान की सेनाओं को सचेत होने की जरूरत चाइना से। चाइना ने पिछले कुछ 20 सालों में जो चाइना ने प्रोग्रेस की है हर एक क्षेत्र में, उसका आज तक जो हमारी सिविलाइजेशन बोल रहे हैं या समाज बोल रहे हैं, उसमें आज तक उसका कोई और उसका पैरेलल नहीं मिलता है। मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा, और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पिछले साल इन्हीं दिनों में चाइना ने लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश की, और हमारी सेना फिर ने जाके उनको रोका, और उसके बाद हमारी डिप्लॉयमेंट हुई। सर्वप्रथम सवाल ये उठता है कि जब चाइना ने ऐसी घुसपैठ करने की कोशिश की तो हमें उस चीज़ का अंदेशा या उस चीज़ का हमें जानकारी होनी चाहिए थी। और चाहे चाइना हमारी टेरिटरी में नहीं आ पाया, मैंने उस इलाके में सर्विस की हुई है, तो हमारे और चाइना के बीच में हज़ारों किलोमीटर लंबा एक नो मैन लैंड है, जिसके ऊपर चाइना ने अपनी सेना अंदर भेजी, और हमने उसको फिर एंड टाइम पर, बिल्कुल सही टाइम पर उसको, या हम बोले आखिरी टाइम पर उसको हमने रोका, और उसके पश्चात के डेवलपमेंट हम देख ही रहे हैं। कल भी 11वीं और 12वीं जो है एक हाई लेवल मिलिट्री स्तर की मीटिंग हुई है वहाँ पर चुसूर में। तो आखिर चाइना की हिम्मत ये करने की क्यों हुई? हम सब जानते हैं कि चाइना जो कुछ भी करता है उसकी प्लानिंग, उसकी सोच समझ, और वो सोच बहुत पुरानी होती है। चाइना का समाज और चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम नहीं है कि एकदम से ही एक साल में ही या 6 महीने में ही कुछ प्लान करे और उसको एग्जीक्यूट करे। उनका जो सोच है वो बड़ी पुरानी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, जो हमने लड़ाई लड़ी है, तो उनकी प्लानिंग वो काफ़ी टाइम पहले से करते आ रहे हैं। बिल्कुल। आप ये देखें, आप हिंदुस्तान को थोड़ा सा किनारे रखकर आप ये देखें कि जो आज जिस समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है, जो वायरस चाइना की तरफ से कि गिफ्ट पूरे संसार को है, और आज चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक ठाक है, चाइना में उसका कोई असर नजर नहीं आता है, जबकि चाइना ने बाकी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ दिया है, इंक्लूडिंग अवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी और चाइनीज की इकोनॉमी में जो 2020 या उससे पहले जो गैप था, आज वो गैप बढ़ गया है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो है वो सर्ज कर रही है। उनके इंजन, उनकी इकोनॉमीज के इंजन जो है जबरदस्त 200% फंक्शन कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ जूझ रहे हैं, सारा संसार जूझ रहा है। पर कोई भी ऐसा देश नहीं था जो चाइना के इस एटीट्यूड को या इस प्लान को
समझ पाता, पहले समझ पाता। समझना तो बहुत दूर की बात है कि वो उसको भांप भी पाया हो। तो चाइना एक इस प्रकार का देश है। तीसरी बात यह है कि हम और चाइना में अपने कुछ आंकड़े देखते हैं। 2020 के आंकड़े मैं आपसे शेयर करता हूं कि चाइना का जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वो हिंदुस्तान से 4.8% ज़्यादा है। तो हमारा जीडीपी पर कैपिटा इनकम अगर साल की लगभग 2038 यूएस डॉलर है, चाइना की 9080 यूएस डॉलर है, जो कि हमसे लगभग 5% ऊपर। चाइना का डिफेंस बजट 2020 का यूएस डॉलर में 178 बिलियन डॉलर है, हमारा 70 बिलियन डॉलर है। तो आप देखें कितना लगभग जो है तीन गुना फर्क है। चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% है। कितना बड़ा फर्क है। चाइना की इकोनॉमी आज की तारीख में 16 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में यूएस बिलियन में 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। एक बहुत बड़ा अंतर हम यहाँ देख रहे हैं। अब आप बजाय सेना की जो संख्या है, चाइना जो डिक्लेयर्ड सेना की स्ट्रेंथ है, उनकी पीपल्स आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो 25 लाख है। और हम सब जानते हैं कि चाइना में डिक्लेयर्ड कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो छुपा हुआ होता है। तो एक्चुअली में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि हमारी स्ट्रेंथ सब, अब हम देख लें जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं उनको मिला के लगभग 14 लाख के आसपास है, तो दुगनी स्ट्रेंथ है। चाइना चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी, कोई भी और पैरामीटर ले लें, चाइना हमसे कई गुना आगे है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। ये ठीक है कि जो सेना का सिपाही है वो जोश में, जैसा कि आपने गलवान में भी देखा और आगे भी वो पूरे जोश के साथ चाइनीज़ आर्मी का सामना करेगा, चाइना का सामना करेगा। परंतु क्या हम उसी ढंग से करना चाहेंगे अपने देश के जवानों की हज़ारों जानें गंवा के, या हम चाइना का अन्य फील्ड्स में भी सामना करने की प्लानिंग करेंगे? ये बहुत ज़रूरी है। और हमने ये पहले भी देखा है कि 62 से भी हमें सबक लेना चाहिए और हमें ये लद्दाख से भी सबक लेना चाहिए। जैसा कि अभी सर बात हो रही है कि भारत पाकिस्तान की वार्ता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं मीडिया में बहुत उछाली जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि हमें भारत पाकिस्तान से हमें कोई बातचीत जारी रखनी चाहिए? क्या वो भरोसे के लायक देश है? देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें पाकिस्तान से एग्रेसिवली कोई बात करने की ज़रूरत पड़े। ये सारी खिचड़ी जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के मीडिया में, उनकी सोसाइटी में चल रही है, उनमें इतना बड़ा डिवीज़न है कि आधे लोग कहते हैं कि हमें भारत से बातचीत करनी चाहिए, हमें जो है उनके साथ ट्रेड करना चाहिए, जबकि आधे लोग इसके खिलाफ हैं। कल परसों ही मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, उनके एम्बेसडर बासित जो यहाँ पर दिल्ली में भी एम्बेसडर रह चुके हैं, आजकल वो बड़े मीडिया पर उनके चैनल्स हैं, तो वो बात कर रहे थे कि हमें भारत से बात करनी चाहिए, पर हमें ये शर्त रखनी चाहिए कि आप आर्टिकल 370 हटाएं, 35A को हटाएं, आप जो वहाँ पर आप जातियाँ कर रहे हैं उनको रोकें। तो आप बात भी करना चाहते हैं और आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम बात इन शर्तों के साथ करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस चीज़ को सीरियसली करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह उनके प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं कि हमें भारत से चीनी और कॉटन का इंपोर्ट करना है, बहुत वहाँ पर मारामारी है कुछ आइटम्स की, और शाम को जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो उस डिसीजन को बदल देते हैं कि नहीं, जब तक कश्मीर का मसला नहीं सॉल्व होता है तब तक हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति है उस कंट्री की और उनके लीडर्स की। मुझे लगता है कि हम अगर उनके बारे में सीरियसली भी सोचेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हमारे पास और कुछ बहुत कुछ है बेहतर करने के लिए, हम वो करें, ना कि इन फालतू की चीज़ों के ध्यान। जैसा कि अभी कुछ न्यूज़ में चल रहा था कि जो चाइना है वो एक सीपैक प्रोजेक्ट के तहत हाईवे बना रहा है और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक से होके जा रही है। तो मैंने भी कुछ दिनों से एक ट्रेंड देखा है कि LOC पर फायरिंग अचानक से रोक दी गई है। तो क्या ये पाकिस्तान के जो मीठे बोल या फिर एक बोलें कि एक तरह का
दोस्ताना व्यवहार या रवैया जो अचानक से देखने में आया है, क्या वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जरिए चाइना से और मदद मांगने की कोशिश है? खैर, आप सब सारी दुनिया जानते हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान जहाँ भी जाता है भीख ही मांगता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो और कोई भी देश हो, पाकिस्तान आज की तारीख में हर जगह जो है अपना कटोरा लेके घूम ही रहा है। जहाँ तक जो आप बात कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान आजकल मीठे बोल क्यों बोल रहा है। तो पाकिस्तान आजकल मीठे, और वो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कह रहे हैं कि हमें पुराना जो भी पास्ट है उसको भूल जाना चाहिए। तो मीठे बोल बोलना आज की तारीख में पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान की सोसाइटी में पॉवर्टी लेवल्स इतने ऊपर जा चुके हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। पाकिस्तान जो एलओसी के ऊपर आज की तारीख में जो पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया और हिंदुस्तान ने उसको माना कि हम एलओसी के ऊपर क्रॉस फायरिंग बंद कर दें, उसका कारण यह है कि पाकिस्तान की सेनाओं के पास आज की तारीख में भारत के साथ युद्ध करने के लिए एक हफ्ते से ज़्यादा का असला बारूद नहीं है। तो मजबूरियाँ हैं, मजबूरी में आदमी जो है वो कुछ भी करता है, नीचे गिरने की कोशिश करता है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान की मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में पिछले चंद सालों में कश्मीर की खातिर अपने देश को बर्बाद किया है। तो ये उनकी समस्या है, उनको उसमें हम उलझें। उनको हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरफ मुंह देखें कि हमें उनसे बात करने की जरूरत पड़े या हम उनकी कंडीशन पे उनसे बात करें, ऐसे मेरे को नहीं लगता है कोई जरूरत। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान तो ध्वस्त होगा, हम अपने रास्ते चलते हैं। हाँ जी। तो अभी रिसेंटली जो सीआरपीएफ जवानों पर जो हमला हुआ है सुकमा में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने कई जगह पे, ट्विटर पे, फेसबुक में कई लोगों के जो वक्तव्य थे वो देखे कि सीआरपीएफ एक लेस इफेक्टिव टूल है और वो एज अ सॉफ्ट टारगेट उनको बनाया जा रहा है। देखिए, तो जो सीआरपीएफ है वो आज की तारीख में भारत की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। 3 लाख से ज़्यादा उसकी तादाद है। सीआरपीएफ पिछले 10-12 सालों से जो हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में जो माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है उसको टैकल कर रही है। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी यादाश्त कमज़ोर ना हो तो सीआरपीएफ के ऊपर 2010 में एक हमला हुआ था जिसमें जो भारत की किसी भी यूनिफॉर्म फोर्सेज हो वो सबसे बड़ा हमला था, जिसमें लगभग सीआरपीएफ के 70 के आसपास जो है उन्होंने अपने सोल्जर्स खोए थे। और उसके पश्चात हर साल लगभग सीआरपीएफ को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे देश में अभी तक ये आंकलन नहीं हो पा रहा है या हम नहीं करना चाह रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ के जवान हैं वो कमज़ोर हैं, या ऐसा नहीं है कि उनके अंदर लड़ने की या ये जो माओइस्ट हैं इनको फेस करने की क्षमता नहीं है। दिक्कत ये है, जब हम बोलते हैं ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो चौपट राजा वाली कहानी है यहाँ पर। क्योंकि आज की तारीख में और अब से भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज इंक्लूडिंग सीआरपीएफ की जो लीडरशिप है वो आती है आईपीएस कैडर से। एक आईपीएस अधिकारी को एंटी इंसर्जेंसी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने की और उसको हैंडल करने की, पीपल मैनेजमेंट की, ऑपरेशनल मैनेजमेंट की कितना एक्सपीरियंस है ये हम सब जानते हैं। जब आप एक इंसान जो हम ये कहें कि जो मछली है वो पानी में तैर सकती है, अब हम उस मछली को पानी से निकाल कर हम ये बोलेंगे कि तुम पेड़ पे चढ़ो क्योंकि तुम पानी में भी तैर सकते हो, तो वो मर जाएगी। तो वही कहानियां हो रही है कि आईपीएस जो काडर है उनको ऑपरेट करने का एक दायरा है, हर एक का एक दायरा होता है। अगर आप उस दायरे से बाहर उनको ले जाकर उनको किसी के सिर पर बैठा देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्टिव हो पाएंगे। ना वो इफेक्टिव होना भी नहीं चाहते हैं, इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ चंद सालों के लिए टाइम निकालने के लिए जाते हैं। मैं खुद ऐसे आईपीएस ऑफिसर से मिला हूँ जिनको 2 साल 3 साल हो गए एक पैरामिलिट्री कार्डर में बैठे हुए, पर उनको वहाँ की एबीसी पता नहीं होती, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब जब ऐसे माहौल में ऐसे लोगों को आप लीडर बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस फोर्स की क्या हालत होगी, और वो आप सबके सामने हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है।
तो इसका आकलन जो है हमारे गृह मंत्रालय, हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप को देखना चाहिए और उसको उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। सोल्यूशन हमारी आंखों के सामने है अगर हम निकालना चाहें। नहीं तो जैसे हम आज की तारीख में और पिछले इतने सालों से हम जो है सत सत नमन कहते आ रहे हैं और हम आंसू बहाते आ रहे हैं और हम दिए और मोमबत्तियाँ जलाते आ रहे हैं, तो ये सिस्टम ऐसे ही आगे रहेगा, इसमें कोई आपको सुधार नजर नहीं आएगा। आपको लगता है कि जिस तरह के माहौल बना हुआ है या फिर जिस तरह के फेलियर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी को तैनात किया जा सकता है? कोई ऐसी संभावना है? देखिए ऐसा है कि ये तो फिर जो एक नालायक बच्चा है उस नालायक बच्चे को और प्रमोट करने वाली बात होगी जी। हम आज की तारीख में बोल रहे हैं कि सीआरपीएफ के अंदर कमियां हैं, हम आज की तारीख में मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कमियां सुधारी नहीं जा सकती, और अगर हम उनको वहां से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा देंगे तो हम उनकी नालायक जो उनकी इनकेपेबिलिटीज है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है, कल की तारीख में अगर देश में 20 जगह पर समस्या होती है तो आप 20 जगह पर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करेंगे? आप एलओसी के ऊपर से एलएसी के ऊपर भारतीय सेना को निकालकर आप उनको किस लेवल तक इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में डाल सकते हैं, वो आपको उसका आकलन करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आम जनता शायद उसको समझ नहीं पाएगी, वो ये है कि जो इंडियन आर्मी है वो एक वॉर मशीनरी है जी, वो एंटी इंसर्जेंसी मशीनरी नहीं है। आप इंडियन आर्मी को लंबे समय के लिए और भारी तादाद में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में डिप्लॉय करके जो उसकी वॉर प्रिपेयर्डनेस और वॉर रेडीनेस है उसका लेवल, उसकी क्षमता को आप कम कर रहे हैं, क्योंकि जंग लड़ना और इंसर्जेंसी ऑपरेशन लड़ना ये अलग अलग खेल हैं। ऐसा ना हो कि आप इंडियन आर्मी को हर जगह इस ढंग से डिप्लॉय कर दें कि कल की तारीख में जो उनका मेन रोल है दुश्मन के साथ वॉर लड़ना, वो उसमें जो है उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें कमी है। तो हमें ये बहुत सोच समझ के इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। तो मुझे लगता है जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आर्मी के पास है, तो वो उन लोगों को ये शायद जवाब मिल गया होगा। तो मैं चाहता हूँ सर आप उस हमारे सभी फॉलोअर्स और देश का जो युवा है उसके लिए आप 2 शब्द कहें और उनका उचित मार्गदर्शन करें। मैंने पहले भी कहा है कि जो देश का युवा है वो देश का बल है जी। आज की तारीख में हमारा देश में इतने चेंजेस आ रहे हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, हम बहुत तेजी से चेंजेस ला रहे हैं और वो सारा जो है हमारे देश का युवा कर रहा है। कल परसों ही मैं देख रहा था कि एक हमारे 16 वर्ष के युवा हैं हर्षवर्धन जाला, जो जिन्होंने, अगर आप गूगल करेंगे ईगल 7 एंटी माइन ड्रोन, तो उन्होंने एक एंटी माइन ड्रोन का आविष्कार किया है, जो ड्रोन बिना हमारे देश के सैनिकों का नुकसान हुए, एंटी माइन ऑपरेशन से हमारे बहुत सैनिकों का नुकसान होता है, जान से और शरीर के अंगों से उनको हाथ धोना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा एक मशीन डेवलप किया है, ऐसा ड्रोन डेवलप किया है जिसकी हेल्प से आप बिना नुकसान के माइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। कितना बड़ा योगदान है, चाहे वो सेना में हो ना हो, और उन्होंने सेना के लिए कितना बड़ा योगदान किया है। बहुत सारे ऐसे युवा मेरे से बात करते हैं, लिखते हैं कि हम बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए कि हम सेना में नहीं जा पाए। मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, इतने हम धर्म हैं, इतनी जातियाँ हैं, अगर आपको करना है तो करने के लिए बहुत कुछ। एक युवा साथी मेरी अभी जुड़ी मेरे से चंद दिन पहले, कुछ ही दिन पहले, ज्योति श्रीवास्तव जबलपुर से, तो उनका मेरे को अभी 3-4 दिन पहले मैसेज आया कि देखिए, हम जो सीआरपीएफ का हादसा हुआ है इसके लिए हम एक कंडोलेंस मीट करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने मेरे से गाइडेंस मांगी कि हम किस ढंग से इसको आयोजित कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा ही मुझे इस बात से बड़ी इंकरेजमेंट मिली कि देखिए, एक देश का युवक किस ढंग से अपनी सेनाओं के लिए सोचता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ना सिर्फ आपने अपने समाज को इकट्ठा किया, आपने जो सेना के प्रति, सोल्जर्स के प्रति जो आपकी भावना है उसको उजागर किया, बल्कि आपने समाज को एकजुट करने में भी योगदान किया। इसी प्रकार आप कहीं किसी छोटे मोटे गांव में हैं, भारत के किसी कोने में हैं, अगर आपको कुछ करना है तो आपके गांव में आप जो कमज़ोर, जो पुअर परिवार हैं, आप उनके बच्चों को शिक्षा में, गरीबी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर सिर्फ करने के लिए दिल पावर होनी चाहिए। तो जो युवा है वो देश का भविष्य है। आप अगर देश का भविष्य बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, आप नहीं बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। इसलिए मेरा आपसे ये मेरी विनती है, नम्र निवेदन है आपसे
कि आप देश के प्रति जो भी अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्व रखती है। ये नहीं कि आपको बहुत बड़ाई करना है, छोटे छोटे स्टेप्स, बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही बात है, आप छोटे छोटे स्टेप्स लाएं, आप देश के लिए भला करेंगे। और इससे मिलती जुलती चीज़ जो है वो आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में बहुत लोग हैं जो देश को बांटने में, डिवाइड करने में और देश को तोड़ने में या समाज में जो है वो डिवाइड फैलाने में, अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। आप उनको एक्सपोज करें। आप ये देखें कि कौन आपके आसपास ऐसे लोग हैं या कहीं पर भी सोशल मीडिया में भी जिनका वक्तव्य, जिनका जो करनी धरनी है वो देश के खिलाफ जा रही है, आप वो ना होने दें। क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भारत को सक्षम बनाएं, भारत को हम आगे ले जाएं और भारत को हम एक बहुत ताकतवर नेशन बनाएं। उसके लिए भारत का डिफेंस और भारत की इकोनॉमी दोनों का एक लेवल पर और एक साथ चलना बहुत जरूरी है और वो देश का युवा ही कर सकता है। आप अपना इसमें भरपूर योगदान दें और आप घबराएं नहीं, किसी चीज़ से डरे नहीं। देश आपका गर्व करता है, आप देश को आगे बढ़ाते रहें। यही मेरा आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद।